ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर संजय, गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सिनेमा हॉल्स, थिएटर, स्विमिंग पूल्स को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल अभी भी 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सनल के लिए ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी तरह के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, खेल से हो, मनोरंजन हो या शैक्षणिक हो, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। हाँ, अगर राज्य सरकार चाहे तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं। इस नए दिशा निर्देश के बारे में डॉक्टर संजय, आपका क्या कहना है? इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि गाइडलाइंस में लॉकडाउन का जिक्र नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट का पूरा ध्यान इस बात पर है कि भीड़ भाड़ कम की जाए। वह यह है कि जब से लॉकडाउन में रियायत मिली और इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए तरह तरह के दिशा निर्देश जारी करने पड़े, या अभी फिलहाल में कई तरह के पर्व त्योहार जैसे दीपावली का समय था, तो उस समय भीड़ भाड़ थोड़ी बढ़ी है और उसकी वजह से आपने देखा होगा कई राज्यों से बढ़े हुए मामले आ रहे हैं। तो यह दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं उसी दिशा में एक प्रयास है कि हम भीड़ भाड़ को कम करें, और जहां भी भीड़ भाड़ की जगह, जैसा कि आपने बताया, सिनेमा हॉल जैसे धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम, तो वहां की लोगों की संख्या को सीमित किया गया है और राज्य सरकार को छूट दी गई है कि वो चाहे तो उसको 200 से 100 भी कर सकते हैं। जैसा कि इस समय दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में किया था। उन्होंने कहा है कि हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप लोगों को क्या सलाह देंगे? प्रधानमंत्री जी ने जिस बात की ओर इशारा किया कि कोरोना से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वह एक लंबी लड़ाई है और हो सकता है इसमें 6 महीने 1 साल का वक्त और लगे, या जब तक वैक्सीन नहीं आए या जब तक कोई कारगर दवा इसकी उपलब्ध न हो। तो यह लड़ाई लंबी है और इसमें पेशेंस की जरूरत है और इसमें डिसिप्लिन की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने इसी तरफ इशारा किया कि हमें पेशेंस नहीं लूज करना है और डिसिप्लिन को बनाए रखना है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक गहरे समुद्र से किनारे तक आ गए हैं और हमारी जो लड़ाई है वो एक निर्णायक मोड़ पर है। ऐसे में जब हम अपनी जीत के बहुत करीब हैं, उस समय अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो एक बड़ी बात होगी। जैसा कि हमने देखा कि यूरोपीय कई देशों में जहाँ पे कोरोना के मामले बहुत ज्यादा कम हो गए थे, लेकिन इसके बाद उन्हें दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ा। लोगों ने उन एहतियातों को नहीं माना, जिसकी वजह से आज वहाँ पे स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। जीत हमें तभी मिलेगी जब हमें डिसिप्लिन को पूरा फॉलो करना होगा। गवर्नमेंट तो गाइडलाइन जारी कर सकती है, लेकिन उसकी जो फॉलोइंग है या उसका दिशा निर्देश का जो पालन है वह आम जनता को ही करना है। और आम जनता, जैसे अभी हमने दिल्ली में देखा कि केसेस कुछ हफ्तों से बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि हम पर्व त्योहार के समय या अभी जैसे दीपावली का फेस्टिवल था या कई सारे फेस्टिवल आसपास थे, जैसे दुर्गा पूजा थी, उसमें भीड़ भाड़ बढ़ी है। और जैसे कि आपने मार्केट्स के फोटोग्राफ्स देखे होंगे कि लोग मास्क के बिना भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं और एक जो भीड़ भाड़ की वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। जो गाइडलाइन है या जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, इसी दिशा में प्रयास है कि हम भीड़ भाड़ कम करें, लेकिन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के साथ साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जिम्मेदारी है, और जब तक उस जिम्मेदारी का आप वहन नहीं करेंगे तब तक कोरोना से हम लड़ नहीं पाएंगे। डॉक्टर संजय, इस दिशा निर्देश में इस समय जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है, क्योंकि कहीं न कहीं घर पर जब आप रहते हैं और नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे में दूसरे लोगों के लिए कोरोना के संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस दिशा निर्देश में बेसिकली कंटेनमेंट जोन में, और जैसा कि आपने कहा कि जो लोग आइसोलेशन में रह रहे हैं उनके बारे में सख्ती की बात की गई है। और इसमें यह भी बात की गई है कि 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। तो आपने देखा होगा कि बीच में एक चर्चा चली थी कि स्कूल खोले जाएं, स्कूल नहीं खोले जाएं। तो बेसिकली ये सारी चर्चाएं उससे भी जुड़ी हुई है कि चूंकि ये वल्नरेबल ग्रुप है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं, इस वल्नरेबल ग्रुप को ज्यादा टारगेट करने के लिए ज्यादा उन पे फोकस करने की बात की गई है। और इस समय जो लोग कंटेनमेंट जोन में हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
जो लोग भी कंटेनमेंट जोन में हैं उनको इस बात को समझना होगा कि कोरोना की लड़ाई हम मौत से लड़ रहे हैं और 8 महीने बीत चुके हैं। तो अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लड़ाई जीतकर बिल्कुल किनारे पर आ चुके हैं, तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि हमें कुछ दिन और पेशेंस रखनी है और जो पेशेंस हमने इतने दिनों में दिखाई है उस पेशेंस को हमें बरकरार रखना है और अगर हम बरकरार रखने में सक्सेसफुल हो गए तो हम ये लड़ाई जीत लेंगे। जी डॉक्टर संजय, सांस लेने में अगर तकलीफ ज्यादा है तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अगर नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो क्या कोरोना का लक्षण तो नहीं है ये? कोरोना का लक्षण सिर्फ सांस लेने में तकलीफ बहुत ही रेयर है। कोरोना के बाकी लक्षण भी होंगे, जैसे फीवर है या गले में खराश है या जुकाम की तरह के लक्षण हैं, और उसके बाद हो सकता है कि सांस में तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ सांस लेने में दिक्कत के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, उससे भी कई बार सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जिसको कि हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कहते हैं। जैसे किसी को दमा की शिकायत है तो उसमें भी हो सकता है। डॉक्टर संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो मौसमी बुखार है, आम फ्लू है, वो काफी फैल रहा है, तो ऐसे में हम कैसे समझें कि हम कोरोना के शिकार हैं या कोई आम फ्लू है हमारे अंदर? एक आम इंसान के लिए दोनों में डिफरेंस करना कि कोविड का सिम्टम है या फ्लू का सिम्टम है मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम आते हैं तो बेहतर है कि आप टेस्ट करा लें। जैसे फीवर आता है या गले में खराश है या आपको फ्लू जैसे सिम्टम आते हैं तो आप इसकी जांच करा लें और जांच कराना बेहतर होगा। लेकिन कुछ सिम्टम जिसके बेसिस पे हम थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं कि जैसे कोविड के पेशेंट को तेज बुखार होता है शुरू में, लेकिन आम फ्लू में हो सकता है बुखार ना हो, सिर्फ गले में खराश सी हो और छींक ज्यादा आती है फ्लू में। कोरोना के पेशेंट्स में स्नीजिंग उतनी ज्यादा नहीं होती है, हो भी सकती है, लेकिन स्नीजिंग फ्लू में ज्यादा होती है। तो अगर आपको तेज बुखार है और उसके साथ में इस तरह के लक्षण हैं तो ज्यादा चांस हो सकता है इस मौसम में कि कोविड के सिम्टम हो। लेकिन ये जो डिफरेंस है इसको हमें आपने चिकित्सक पर छोड़ देना चाहिए और बेहतर यही होगा कि अगर हल्के लक्षण भी हैं तो हम टेस्ट करा लें, क्योंकि टेस्ट अब इजीली अवेलेबल है। डॉक्टर संजय, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट कितनी देर में किसी मरीज के पास आ जाती है, और इसके साथ ही हम आरटी-पीसीआर के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कोई अगर ये टेस्ट कराता है तो उसकी रिपोर्ट उस मरीज को कितनी देर में मिल जाएगी? रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट मिनटों में मिल जाती है। यह बहुत ही इजी टेस्ट है और जैसे ही टेस्ट आप करते हैं आपको पता चल जाता है, एक लाइन से बन जाती है। अगर वो लाइन बन जाती है तो कहते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं बनती है तो कहते हैं निगेटिव है। इसमें कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, कुछ मिनट्स में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। लेकिन जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मानते हैं, उसकी रिपोर्ट आने में समय लगता है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग होती है। लेकिन आमतौर पर जो रिपोर्टिंग का पीरियड है विदिन 24 आवर मिल जाता है। तो चूंकि एंटीजन एक इजीली अवेलेबल टेस्ट है और जल्दी हो जाती है, यूजुअली जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या मास लेवल पे जहां भी स्क्रीनिंग की जरूरत होती है वहां रैपिड एंटीजन टेस्ट होती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में आपको कंफर्म करना है कि हाँ इससे कोविड है या नहीं है तो उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट आरटी-पीसीआर ही है। और डॉक्टर संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी मरीज को कोविड हो जाता है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कितने दिनों तक सस्टेन रहती हैं, उसके अंदर मौजूद रहती हैं? इसके बारे में अभी कुछ भी क्लैरिटी से नहीं पता है। जैसे अगर हम पुराने वायरसेस को लें, जैसे मीजल्स, मम्स या चिकन पॉक्स, इनके बारे में हमें पता है क्योंकि इनके बारे में हमारे पास वर्षों के डेटा हैं, इनकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल हैं। कई रिपोर्ट्स ऐसी आई जिसमें कहा गया कि हाँ कोविड के जो एंटीबॉडीज हैं वो 3 महीने तक रहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई 6 महीने रहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई कि बने ही नहीं एंटीबॉडी। तो बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट करती है इसके बारे में अभी भी जानकारी सीमित है। लेकिन हाँ यह कह सकते हैं कि अगर कोविड के सिम्टम है और कोविड के सिम्टम आपके खत्म हो गए, एंटीबॉडी बनेगी। कितने दिन बनेगी ये आपकी इंडिविजुअल इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। डॉक्टर संजय, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की उसमें भी कहा कि वैक्सीन कब आएगी, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे होंगे, बहुत सारी चीजों के ऊपर अभी काम चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन को लेकर तरह तरह की भ्रामक रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनकी प्राइसिंग को लेकर, इनकी इफिशिएंसी को लेकर, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो आ रही है प्राइस के मामले में वो भ्रामक इंफॉर्मेशन है। वैक्सीन एक पॉलिसी डिसीजन है
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई वैक्सीन के बारे में डिसीजन होते हैं, वो पॉलिसी डिसीजन होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है, कहाँ पैसे लगते हैं उसमें। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पॉलिसी डिसीजन लेगी, और जब भी पॉलिसी डिसीजन लिया जाएगा तो यह बताया जाएगा कि अगर वैक्सीन बिल्कुल जरूरी है तो मास इम्यूनाइजेशन होगा, तो हो सकता है कि वैक्सीन सबको फ्री भी लगे, लेकिन इसके बारे में लोगों को पॉलिसी डिसीजन का इंतजार करना चाहिए, और सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो आम जनता के हित में लेगी। जी डॉक्टर संजय, N95 मास्क और आम मास्क में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताइए। N95 जो मास्क है वो बेसिकली एक गाइडलाइंस के तहत बनाई गई है और पूरे एरिया को सील कर लेता है। जैसे अगर हम मास्क पहनते हैं तो हमारी जो नॉस्ट्रिल है या जो फेस है उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है, सील कर लेता है। इससे एक संभावना यह होती है कि हाईली इफेक्टिव मास्क है। बाकी मास्क जो है वो भी इफेक्टिव होंगे, लेकिन वो उतनी अच्छी तरह से सील नहीं कर पाते। तो इसीलिए N95 मास्क को प्रमोट किया गया है कि यह मास्क एक बेहतर मास्क है। दूसरा सवाल ये है कि दूध है, सब्जी है, या हम रोजाना की जो वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं, उससे कोरोना के संक्रमण की जो संभावना होती है वो कितने प्रतिशत होती है? कोरोना के संक्रमण की संभावना होती है, लेकिन अगर आपका दुकानदार जो बेसिक जो भी चीजें हैं उसको अगर फॉलो करता है, जैसे सैनिटाइजेशन यूज करता है जी, या 2 गज की दूरी मेंटेन करता है, मास्क लगाता है, या हाथ में अगर वो ग्लव्स पहनता है, तो इन छोटी छोटी बेसिक चीजों से कोरोना के स्प्रेड को रोका जा सकता है। और पब्लिक में जो एक पैनिक है, जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इसका प्रसार होने की संभावना बहुत ही कम है। डॉक्टर संजय, जैसे कि बहुत सारी वैक्सीन ऐसी भी हैं जिनकी बूस्टर डोज हमें लगानी पड़ती है। जो वैक्सीन आएगी एक सिंगल डोज में हमारा काम हो जाएगा या हमें मल्टीपल डोज लेनी पड़ेगी? इसके बारे में अगर आप इसको कंपेयर करें नॉर्मल फ्लू के वैक्सीन से, तो जब भी फ्लू की सीजन आते हैं तो फ्लू के सीजन के पहले वैक्सीनेशन दिया जाता है। इंडिया में कम दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्री में देखें तो ये काफी पॉपुलर है फ्लू वैक्सीन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायरस अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। तो कोरोना वायरस के बारे में अभी हमें पता नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ एक सीजन देखा है, और जितने भी वायरस के अगेंस्ट जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उनके भी जो स्टडी हुए हैं उनके डेटा 6 महीने 7 महीने के ही डेटा हैं। तो इस डेटा के बेसिस पे हम यह नहीं बता सकते कि क्या हमें रिपीट वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि हो सकता है कि चूंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है तो ऐसा संभव है कि इसको भी हमें लेना पड़ सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है और आपको इंतजार करना चाहिए फाइनल क्लैरिटी का, फाइनल गाइडलाइंस का, फाइनल रिकमेंडेशंस का। डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसलिए डॉक्टर संजय ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।